सेक्शन 6 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या होती है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद धारण ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अगर किसी ने पद धारण किया है अध्यक्ष और सदस्य का 3 साल का वैसे कार्यकाल होता है, ठीक है, जिस दिन से उसने पद ग्रहण किया है। अगर वो पहले 70 साल हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, ठीक है, तो वो हट जाएगा पद से, या अगर नहीं होता तो दोबारा धारण कर लेगा, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। अगर 3 साल उसका कार्यकाल ख़त्म होता है तो भी हट सकता है और पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अगर पहले उसकी एज ख़त्म हो गई तो भी हट सकता है। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद धारण ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। पद पर न रहने पर कोई अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के लिए अपात्र हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 6 था। सेक्शन 7 में चलते हैं। सेक्शन 7 में क्या बताया गया है, कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण में उसके पद में कोई रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य को ऐसे रिक्त को भरने के लिए नए अध्यक्ष के नियुक्त होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती कि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या उसको त्यागपत्र दे देता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर देंगे, ठीक है, नियुक्त कर देंगे। जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाएगा तब तक वो कार्य करता रहेगा, ठीक है, ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। सेक्शन 8 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबंधन। अध्यक्ष और सदस्यों की देय, वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन वे होंगे जो विहित किए जाएं, परंतु यह कि अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। कि अगर किसी कोई अध्यक्ष बन गया या सदस्य बन गया तो उसका वेतन जो भत्ता मिलता है उसको ऐसा नहीं कि कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, अलाभकारी नहीं होना चाहिए, उसके लाभ के लिए ही करेंगे, ठीक है, अलाभकारी के लिए परिवर्तन नहीं करेंगे। कि किसी को 60,000 कुछ भी मतलब जिसको सैलरी मिल रही है ऐसा नहीं कि उसको कम कर देंगे या उसको जो भत्ता मिलता है उसको कम कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। सेक्शन 9 दे रखा है, रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाही अविधिमान न होगी। आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उसे अवैध नहीं ठहराया जाएगा आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, ठीक है। देखो, कार्यवाही में ये सवाल नहीं उठा सकता कि आप वहाँ पर अध्यक्ष की तो कुर्सी रिक्त थी तो आपकी कार्यवाही आपने सही से नहीं की, ऐसा नहीं, ऐसा आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। उस रिपोर्ट को आप अवैध नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसकी जगह कोई काम तो कर रहा था ना, तो काम की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनिमय किया जाएगा। आयोग की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष उचित समझे। इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को विनियमों द्वारा अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति होगी। कि जो आयोग होंगे वो अपनी बैठक को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनके अध्यक्ष समझें, ठीक है, अपने नियमों द्वारा अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये शक्ति होती है, ठीक है। आयोग के सभी आदेश और निर्णय महासचिव या आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। सेक्शन 11 क्या कहता है, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण। केंद्र सरकार आयोग को उपलब्ध कराएगी भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा। केंद्र सरकार आयोग को अधिकारी उपलब्ध कराएगी और कर्मचारीगण भी
उपलब्ध कराएगी। सेक्शन 12 क्या कहता है? आयोग के कार्य क्या है? आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्य करेगा। ये स्वप्रेरणा से या पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी न्यायालय के निर्देश या आदेश पर शिकायत की जांच कर सकेगा। जो आयोग होगा उसको शिकायत मिलेगी, या खुद से स्वप्रेरणा से ले ले या किसी पीड़ित ने उनको दी या न्यायालय द्वारा, तो वो शिकायत की जांच करेंगे। मानव अधिकारों का उल्लंघन या उसका दुरुपयोग या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही, कि अगर कोई लोक सेवक है और वो उल्लंघन कर रहा है कार्रवाई में, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है, लापरवाही नहीं कर सकते। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या किसी वर्तमान कानून द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। जो NGO होते हैं ना लोक कल्याण के लिए, उनको भी प्रोत्साहित करना, उनकी हेल्प करना। ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें वह मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे भी जो मानव के लिए अच्छे हों तो वो भी काम करना, ठीक। ये आयोग के कार्य होते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? जांच से संबंधित शक्तियां। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, और इस प्रकार अपेक्षित कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 176 और धारा 170 के अर्थ में ऐसी सूचना देने के लिए विदिता आबद्ध समझा जाएगा, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां तक वह लागू हो ऐसे किसी दस्तावेज को जब्त कर सकता है, ठीक है। जांच करते समय शक्तियां होती हैं आयोग की, किसी पूछताछ कर सकते हैं, अपना एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो जांच करते समय आयोग अपना काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेक्शन 14 क्या कहता है? जांच के बारे में बताता है। आयोग जांच से संबंधित कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। कि जो आयोग होता है वो सरकार से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहमति ले लेंगे। जो जांच एजेंसियां होती हैं उनकी भी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पूछ लेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछकर जांच के लिए सेवाओं का उपयोग कर लेंगे। सेक्शन 14 में दे रखा है। 15 में क्या दे रखा है? आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिया गया वक्तव्य। आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई कथन उसे किसी सिविल या आपराधिक कार्रवाई का विषय नहीं बनाएगा। अगर कोई भी आदमी साक्ष्य देता है, ठीक है, तो उसको सिविल और आपराधिक विषय नहीं बनाया जाएगा, उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के अभियोजन के। कि आप गलत साक्ष्य नहीं दे सकते, किसी फंसाने के लिए आप साक्ष्य दे दें गलत, ठीक है। सही साक्ष्य दीजिए। अगर आप गलत साक्ष्य देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप सही साक्ष्य देते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठ नहीं बोलना ना, बेसिक से मतलब ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प ज़रूर करिए आयोग की। सेक्शन 16 क्या कहता है? जिन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है उनकी सुनवाई की जाएगी। यदि जांच के किसी भी चरण में आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझे, या यदि न्यायालय की यह राय है कि जांच में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई का तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।
परंतु इस धारा की कोई बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाया जा रहा हो। न्यायालय की राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वहाँ पर व्यक्ति की जांच की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा, परंतु इस धारा का कोई बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाया जा रहा हो। आगे चलते हैं। सेक्शन 17 में शिकायतों की जांच के बारे में बताया गया है। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना या रिपोर्ट मांगना उसे उपलब्ध कराया जाए। यदि आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह स्वयं शिकायत की जांच कर सकता है। कि अगर आयोग ने किसी को जांच के लिए हेल्प ली और उससे कहा कि आप इस समय में जांच करिए और इतने दिन में हमें रिपोर्ट भेजिए, अगर वो रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है तो खुद जांच कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आयोग हम मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करते समय केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से समय के भीतर सूचना या रिपोर्ट मांग सकता है, कहेगा कि आप उपलब्ध कराइए इतने समय में। ठीक है, तो यहाँ पर शिकायतों की जांच के बारे में बताया गया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 18 में जांच के दौरान और उसके बाद की कार्रवाई। आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई जांच के दौरान या उसके पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, अर्थात जहां जांच में यह पता चलता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही बरती गई है, वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा या क्षति का भुगतान करना जैसा कि आयोग आवश्यक समझे। अगर कोई लोक सेवक है वो किसी मानव के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको उसके भुगतान करना पड़ेगा, उसकी क्षति का। ठीक है, जो आयोग उसको बताएगा। जांच के दौरान आप उल्लंघन नहीं कर सकते नियमों का और लापरवाही तो कर ही नहीं सकते। ये सेक्शन 18 में बताया गया है। आगे चलते हैं। सेक्शन 19 में बताया गया सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटते समय आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात वह स्वप्रेरणा से या याचिका प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वह या तो शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकेगा या जैसा भी मामला हो उस सरकार को अपनी सिफारिशें दे सकेगा। ठीक है, अगर सशस्त्र बल के सदस्यों के ऊपर मानवाधिकार का उल्लंघन का शिकायत है तो उसके लिए आयोग क्या कर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा और जो भी मामला होगा सिफारिशें होंगी केंद्र सरकार को बताएगा। ठीक है, ये सेक्शन 19 दे रखा है सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। सशस्त्र बल की डिफिनेशन थी उसमें। ठीक है, सेक्शन 2 में जो हमारी सेनाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। सशस्त्र बल वही होते हैं। सेक्शन 20 हमारा क्या कहता है, आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट। जो आयोग होता है उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट बनती है उसके बारे में आयोग केंद्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा जो उसकी राय में इतना अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। कि जो आयोग बनता है वो सरकार को बीच बीच में किसी मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है या एक वर्ष में भी वो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर सकता है आयोग। सेक्शन 20 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 21 में राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा
उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए मानवाधिकार आयोग नामक निकाय का गठन कर सकेगी। जो राज्य सरकार होती है वो भी राज्य में आयोग का गठन कर सकेंगी। ठीक है। राज्य आयोग उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। राज्य सरकार के आयोग में कौन कौन से शामिल होंगे? ऐसा अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश हो या रहा हो। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या राज्य में जिला न्यायाधीश हो तथा जिसके पास जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो, वो राज्य आयोग में शामिल होगा। एक सदस्य की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। एक सदस्य ऐसा भी होगा जो मानव अधिकारों से संबंधित उसको ज्ञान है और व्यवहारिक अनुभव भी है। आगे चलते हैं। सेक्शन 22 में क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। नियुक्ति तो होगी लेकिन उसमें भी एक समिति बनेगी राज्य सरकार में भी। उस समिति में कौन कौन शामिल होगा? मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उस राज्य में गृह विभाग का प्रभारी मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य। आगे यह भी प्रावधान है कि जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। यह भी प्रावधान है किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बिना नहीं की जाएगी। जो राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं या जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बिना नहीं जाएगी। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। वैसे तो राज्यपाल के हस्ताक्षर और मोहर लगेंगे नियुक्ति के लिए, लेकिन जो समिति बनेगी जो इनका चयन करेगी, सिफारिश जो समिति करेगी कि इनको अध्यक्ष बना लीजिए, इनको सदस्य बना लीजिए, उन समिति में ये लोग आते हैं। आगे चलते हैं। सेक्शन 23 क्या कहता है? राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल तभी उसके पद से हटाया जाएगा जब राष्ट्रपति द्वारा उसे संबंधित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी गई हो कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए। जैसा भी मामला हो, जैसे कि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होता हो, या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो, या विचित्र और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सज़ा दी जाती है। ये सब अगर मामला है तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। राज्य आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24 में दे रखा है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा
और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। सदस्य के रूप में नियुक्ति व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। पद पर न रहने पर कोई अध्यक्ष या सदस्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए अपात्र हो जाएगा। राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि नॉर्मली वही 3 साल है, ठीक है। अगर वो 70 साल की एज अगर हो जाती है तो वो हट जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होती तो दोबारा नियुक्त करे जा सकते हैं। 70 साल के बाद नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं क्योंकि 70 साल लास्ट डेट है। आगे चलते हैं, सेक्शन 25 देखते हैं। सेक्शन 25 क्या कहता है? कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से उसके पद में कोई रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य को ऐसे रिक्त को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है, कोई कारण हो जाता है, तो उसमें जो सदस्य होगा उसको उसके पद में नियुक्त कर दिया जाएगा काम के लिए, ठीक है। जब तक नया नियुक्ति नहीं होगी किसी अध्यक्ष की तब तक वो काम करेगा, ठीक है, सदस्य अध्यक्ष के रूप में। सेक्शन 25 ये हमारा कहता है। आगे चलते हैं, सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 में बताया गया है राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और निर्बंधन। अध्यक्ष और सदस्यों को देय, वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी, परंतु यह भी अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन भत्ता डिसाइड करेगी, लेकिन जब नियुक्ति के बाद किसी की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उसको कम नहीं किया जाएगा। जितना नियुक्त किया जाएगा उतना ही होगा उसका वेतन और भत्ता, कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेक्शन 26 में दे रखा है। सेक्शन 27 क्या कहता है? राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीकरण के बारे में। राज्य सरकार आयोग को उपलब्ध कराएगी, जो राज्य सरकार होगी वो आयोग के अधिकारी भी उपलब्ध कराएगी और उनके कर्मचारीगण भी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का न होने वाला एक अधिकारी जो राज्य आयोग का सचिव होगा तथा पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति में से अन्यून पंक्ति के अधिकारी के अधीन ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी जो राज्य आयोग के कार्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक हों। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जिन्हें यह आवश्यक समझे, ठीक है। राज्य जो समझेगा वो वैसे अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ये सेक्शन 27 में दे रखा है। सेक्शन 28 क्या कहता है? राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट। जो राज्य आयोग होगा राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा या किसी समय भी किसी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। या कोई मामला है राज्य सरकार को, उनको लगा राज्य आयोग को कि हमें सरकार को ये रिपोर्ट दिखानी चाहिए इस मामले की, तो राज्य सरकार को रिपोर्ट दिखाएंगे और प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कोई रिपोर्ट है जो लगता है कि राज्य को अभी देना चाहिए, राज्य सरकार को दिखाना चाहिए, तो उसको तुरंत दिखाएंगे। कोई मामला है जैसे उसकी डायरेक्ट वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कोई मामला लगता है कि अभी देना चाहिए तो राज्य को तुरंत दिखा देंगे, ठीक है, जो राज्य आयोग होगा। सेक्शन 29 लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना। कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग से संबंधित
कुछ उपबंध हैं जो राज्य आयोग पर भी लागू होते हैं। कौन कौन से? धारा 9 वाले, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के प्रावधान राज्य आयोग पर लागू होंगे और निम्नलिखित संशोधनों के अधीन प्रभावी होंगे। जो इस सारे सेक्शन में दे रखे हैं ये भी राज्य पर भी लागू होंगे। ठीक है, इस सेक्शन 29 में दे रखा है, राज्य आयोग पर भी लागू होंगे। देखो जैसे केंद्र का आयोग होता है और राज्य का आयोग होता है, काम दोनों का सेम ही है कि हमें करना क्या है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, केंद्र सरकार अपने लेवल में करती है, राज्य सरकार अपने लेवल में करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 30 में क्या दे रखा है? मानवाधिकार न्यायालय के बारे में। मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों की शीघ्र सुनवाई के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को उक्त अपराधों की सुनवाई के लिए मानवाधिकार न्यायालय के रूप में वे निर्दिष्ट कर सकेगी, बशर्ते कि इस धारा की कोई बात लागू न होगी यदि सत्र न्यायालय को पहले से विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है या ऐसे अपराधों के लिए वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। ऐसा कोई सत्र न्यायालय पहले से ही गठित है कि जो इस मामलों को सुन रहा है तो वहाँ पर नहीं गठित करेंगे। जहाँ पर उन्हें लगता है मानवाधिकार न्यायालय गठित करना चाहिए वहाँ पर गठित कर सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में, ठीक है, गठित कर सकती है सरकार। इस सेक्शन 30 में दे रखा है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में। 31 में क्या दे रखा है? विशेष लोक अभियोजक। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी या एक अधिवक्ता जो कम से कम 7 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। जो राज्य सरकार है एक लोक अभियोजक हर एक जिले में, विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेंगी या कोई एक ऐसा अधिवक्ता नियुक्त करेंगी जो कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस उसने कर रखी हो, उसको लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी राज्य सरकार मानवाधिकार न्यायालय में। ठीक है, सेक्शन 32 क्या कहता है? केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए साम्यक विनियोजक के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिससे केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। ठीक, केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार धनराशि देती है आयोग को अनुदान के लिए, कार्य करने के लिए केंद्र सरकार धनराशि का भुगतान करती है जो वो ठीक समझती है। आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी धनराशियों व्यय कर सकेगा कि जो धनराशि वहाँ से मिलती है वही आयोग व्यय करता है, खर्च करता है जितनी वह ठीक समझे, और ऐसी धनराशियाँ उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी। जो सरकार देगी वही जो आयोग बना है वही खर्चा करेगा अपने कार्यों के लिए। ठीक है, जो कार्य करने में खर्चा तो लगता ही है, तो ये कहाँ से देगी? केंद्र सरकार देगी, तो उसको खर्चा करेंगे। वहीं पर सेक्शन 33 क्या कहता है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान। जो केंद्र सरकार केंद्र के लिए देगी और राज्य सरकार राज्य अनुदान के लिए देगी जो राज्य आयोग बना है। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा किए गए सामयिक विनियोजन के पश्चात राज्य आयोग का अनुदान रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे। राज्य सरकार भी एक धनराशि का अनुदान करेगी, देगी धनराशि राज्य आयोग को, जो राज्य आयोग अपने निष्पादन के लिए धनराशि व्यय करना ठीक समझे, जो वैसा व्यय कर सकता है। ठीक है, अपने कार्यों के लिए, कार्य का निष्पादन करने के लिए, कार्य करने में जो खर्चा होगा वो अपना ले सकता है। ये सेक्शन 33 में दे रखा है। सेक्शन 34 में क्या दे रखा है? लेखा एवं लेखा परीक्षा। आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। कि सबका लेखा जोखा जितना भी कुछ काम होता है सब लेखा जोखा रखते हैं अपने पास। ठीक है, वही लेखा जोखा केंद्र को वार्षिक लेखा विवरण तैयार करके दे देते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक महालेखा निरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट
किया जाएगा और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देय होगा। जो महालेखा परीक्षक होता है उसकी जांच करता है कि सही कर रहे हैं कि काम नहीं सही कर रहे हैं। ठीक है, जो आयोग अपना एक एक काम लिख लिख के रखते हैं, हर एक काम पूरा लेखा जोखा होता है, किसमें ये काम हुआ, इतनी कार्रवाई हुई, जो भी है पूरा काम लेखा जोखा रखते हैं। अब यहीं पर सेक्शन 35 में राज्य आयोग के लेखे और लेखा परीक्षा, जो राज्य आयोग होते हैं वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। जो राज्य आयोग होगा वो भी अपना पूरा वार्षिक लेखा विवरण पूरा तैयार करेगा, क्या क्या कहाँ पर क्या हुआ, क्या कुछ हुआ सब कुछ। राज्य आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा लेखा परीक्षक के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देय होगा। ठीक है, ये सेक्शन 35 था। सेक्शन 36 में आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन न होने वाले विषय। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी कानून के तहत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो। राज्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो किसी दूसरा का काम हो राज्य आयोग करने लगे, ऐसा नहीं करेगा। ठीक, अपने क्षेत्राधिकार के साथ करेंगे, जिनका जितना काम है उतना ही करेंगे, दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। आयोग या राज्य आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कृत्य के कथित रूप से किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी मामले की जांच ही नहीं करे। जो आयोग होगा या राज्य आयोग होगा वो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई कृत्य या कथित रूप से किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी मामले की जांच नहीं करेगा। 1 वर्ष तक जांच कर सकता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद आयोग जांच नहीं करेगा। ये सेक्शन 36 में दे रखा है। सेक्शन 37 विशेष जांच दलों का गठन। तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वह एक या एक से अधिक विशेष जांच दल गठित कर सकती है, जिसमें ऐसे पुलिस अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें वह मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों की जांच और अभियोजन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। सरकार क्या कर सकती है कि किसी जांच के लिए 1 से अधिक दल बना सकती है। ठीक है, उसमें पुलिस अधिकारी शामिल कर सकती है। ठीक है, किसी कार्य में जांच की आवश्यकता है तो 1 से ज़्यादा विशेष दल बना सकती है। ठीक है, कितने भी बना सकती है उस जांच के लिए। 38 में क्या है सेक्शन, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के संबंध में या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखो, जो राज्य आयोग में काम कर रहा है या आयोग में कार्य कर रहा है, केंद्र आयोग में कार्य कर रहा है या कहीं पर भी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो अगर वो सद्भावपूर्वक कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात से संबंधित कि अगर जो इसमें नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा वो कार्य कर रहा है सद्भावपूर्वक तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो किसी बात के संबंध में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट या पत्र कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में कोई बात या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, उनके ऊपर कोई संबंध वाद दायर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सद्भावपूर्वक काम कर रहे होते हैं नियम के द्वारा। अगर नियम के द्वारा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर किया जा सकता है, लेकिन नियम और सद्भावपूर्वक कर रहे हैं इनके ऊपर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 38 में दे रखा है। सेक्शन 39 में सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक समझा जाएगा आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीनकृत करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। लोक सेवक उसे समझाएगा जो आयोग का सदस्य होगा या राज्य आयोग का। ठीक है, उन सबको लोक सेवक समझा जाएगा। सेक्शन 40 में क्या दे रखा है, केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति।
केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। केंद्र सरकार है कि वो एक अधिसूचना जारी करके इनमें जो नियम और अधिनियम उपबंध हैं उनके लिए कोई नया नियम बना सकती है। ठीक है, संरक्षण के लिए, ह्यूमन राइट संरक्षण के लिए सेक्शन 14 दे रखा है केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, इस अधिनियम में सेक्शन 41 क्या कहता है? राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार के पास भी नियम बनाने की शक्ति होती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। राज्य सरकार भी अगर इस अधिनियम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें कोई नियम बनाने हैं तो राज्य सरकार भी बना सकती है। सेक्शन 42 क्या कहता है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और जो इसे कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अगर कोई इस अधिनियम के द्वारा आदेश बनाया जाता है तो उसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा, उसके बाद पारित करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो कठिनाइयाँ अगर कुछ आ रही हैं, कोई नियम बनाना है तो उसको पहले बनाएंगे, संसद के प्रत्येक सदन में रखेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। ठीक है, सेक्शन 43 में क्या बताया गया है? निरस्त के बारे में बताया गया है। जैसे कोई भी नियम हटा दिए गए हैं पहले या कोई भी अधिनियम हटा दिए गए हैं इसमें, तो अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो उसको इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी नियम हटा दिए गए हैं तो अब नियम हटा दिए, लेकिन जो पहले कार्य इम्प्लीमेंट किए गए थे उसको इलीगल नहीं माना जाएगा पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो ठीक है। तो ये 43 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरे सेक्शन आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ह्यूमन राइट का बेसिक्स यही है कि हम लोग को अच्छे से अधिकार मिलने चाहिए। हम लोगों को जो सिंपल से राइट होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो हर एक आदमी को मिलने चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। यही सब हमारे ह्यूमन राइट होते हैं, अपने विकास के लिए कार्य करना, ठीक है, एजुकेशन के लिए काम करना, हेल्थ के लिए काम करना, यही सब एक ह्यूमन राइट होते हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया, इसमें संशोधन भी किए गए थे, तो वो भी आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट था 1993, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। 43 सेक्शन थे, पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।